Hello students, let us discuss some important definitions now. तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। नाम से ही पता पड़ रहा है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब होता है द क्वांटिटी विच इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर वैल्यू। जब हम सर्वे करते हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होती हैं, दे आर नोन एज डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड देयर आर सर्टेन values which are not dependent upon any other quantity, these are known as independent quantity. एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपने किसी बेंचमार्क लिया और उस बेंचमार्क का जो RL होता है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो आप अगर लेवलिंग कर रहे हैं तो अगर देर आर मैनी पॉइंट्स जिनका RL हमको कैलकुलेट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि दिस इज़ आवर ग्राउंड लेवल एंड वी हैव गॉट ए बेंचमार्क हेयर जिसका RL हमें पता है। तो इसका RL लेटस से दिस RL इज़ 100 मीटर्स। तो अगर अब हमें बेंचमार्क के RL की मदद से अगर हम RL निकालते हैं लेटस से ऑफ पॉइंट ए, सो द RL ऑफ दिस पॉइंट ए, RL ऑफ पॉइंट ए विल बी डिपेंडेंट अपॉन द RL ऑफ बेंचमार्क। कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास अगर कोई थियोडोलाइट है तो उस थियोडोलाइट से हम बैक साइड कैलकुलेट करते हैं और बैक साइड कैलकुलेट करने के बाद हम क्रॉस स्टाफ को यहाँ पर लेकर के जाते हैं और फिर यहाँ से इसकी फोर साइड कैलकुलेट की जाती है। तो RL ऑफ ए विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस दिस फोर साइड। तो क्या हो जाएगा कि RL ऑफ पॉइंट ए विल बी इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड minus foresight. So we can say that RL of point A is dependent upon RL of the benchmark. Therefore, benchmark is an independent quantity. Therefore, benchmark is an independent quantity. This is an independent quantity and RL of point A is a dependent quantity. So नाम से ही क्लियर है, जो क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है दैट इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होगी दैट इज़ नोन एज डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनड क्वांटिटी। तो कंडीशनड क्वांटिटी बोल सकते हैं या डिपेंडेंट क्वांटिटी बोल सकते हैं। और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो वी कैन से कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो अगर वी हैव ए ट्राइंगल ABC, तो हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल लॉ होता है अकॉर्डिंग टू विच एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अगर मैं कोई भी दो एंगल्स इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई कैलकुलेट एंगल A एंड एंगल B इंडिपेंडेंटली, देन आई कैन से दैट एंगल C विल बी ए डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो आप एंगल A और एंगल B कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दीज विल बी नोन एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड एंगल C विल बी नोन एज डिपेंडेंट क्वांटिटी। और डिपेंडेंट क्वांटिटी को ही कंडीशनड क्वांटिटी बोला जाता है। और ये जो इक्वेशन है अपॉन विच दिस कंडीशनड क्वांटिटी इज डिपेंडिंग, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज कंडीशनड इक्वेशन। दिस इज नोन एज कंडीशनड इक्वेशन। दिस इज नोन एज कंडीशनड इक्वेशन। तो ये कंडीशनड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट अपने पास जो डेफिनेशन आ रही है दैट इज वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन इंडिकेशन ऑफ द प्रिसीशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ एनी रीडिंग। मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के लिए देयर आर 3 सर्वेयर्स, लेटस से हमारे पास 3 सर्वेयर हैं जो एक ही क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। लेटस से वी हैव सर्वेयर 1, सर्वेयर 2 एंड सर्वेयर 3, और तीनों ने हमें कोई रिजल्ट ला करके दिया। लेटस से ये रिजल्ट आया x1, x2, x3। फॉर एग्जांपल लेटस से कि कोई लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर करनी थी हमें, और तीनों सर्वेयर की मदद से हमने कहा कि आप तीनों सर्वेयर्स किसी लाइन की लेंथ मेजर कीजिए, और तीनों ने हमें अपनी वैल्यूज़ दी हैं। दीज आर द 3 वैल्यूज़। अब जो सर्वेयर 1 है, फॉर एग्जांपल सर्वेयर 1 हैज़ गॉट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। सर्वेयर 1 के पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सर्वेयर 2 के पास लेटस से 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और सर्वेयर 3 के पास लेटस से 1 मंथ का एक्सपीरियंस है। तो वी कैन से कि अगर सर्वेयर 2 के पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो सर्वेयर 2 जो है ही इज़ लेस लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स एज कम्पेयर टू सर्वेयर 3 एंड सर्वेयर 1।
तो सर्वेयर 1 और सर्वेयर 3 की तुलना में सर्वेयर 2 मिस्टेक्स कमिट करने की प्रोबेबिलिटी सर्वेयर 2 की कम हो जाती है। तो आई कैन से कि ये जो रीडिंग सर्वेयर 2 हमें दे रहा है दैट इज़ लाइकली टू बी नियरर टू द एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू तो देखो हम कभी नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होता है, जिस वजह से हम एक्चुअल वैल्यू तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर एक्चुअल वैल्यू तक हम नहीं पहुंच सकते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम एक्चुअल वैल्यू के जितना क्लोजर जा पाएँ दैट इज़ बेटर। तो दिस क्वांटिटी x2 has more chance of being nearer to the true value as compared to x1 and x3। तो अब बताएंगे कैसे इसको? टेक्निकली इसको बताया जाता है यूजिंग वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो अब ये 3 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। अब तीनों ऑब्जर्वेशंस का अब चांस टू बी नियरर टू द एक्चुअल क्वांटिटी बताने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो इनका वेट हमें हो सकता है ऐसे दिया हो कि लेटस से आपको इसका वेट दे रखा है, दिस इज़ W1 वेट, दिस इज़ W2 वेट एंड दिस इज़ W3 वेट। तो ये जो W2 की वैल्यू होगी इट विल बी मोर एज कम्पेयर टू W1 एंड W2। तो चांस क्या है कि आपको W2 की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी W1 से और W3 से। सो दिस इज़ हाउ वी डिनोट द वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वी हैव गॉट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। तो नाम से ही पता पड़ रहा है कि जो हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालते हैं, बट ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में देखो क्या डिफरेंस होता है। जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू का मतलब है जिसमें कोई भी एरर ना हो। तो वैल्यू विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ ऑल एरर्स विच इज़ इट इज़ नोन एज ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो हम कभी निकाल नहीं सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज इनडिटर्मिनेट। क्यों? क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज़ दैट वैल्यू विच इज़ करेक्टेड ऑफ ऑल द नोन एरर्स। मतलब जितने एरर्स का हम करेक्शन लगा सकते हैं, अगर उतने एरर्स का करेक्शन हम लगा चुके हैं तो जो क्वांटिटी आपको मिल रही है दैट इज़ नोन एज दी एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो हमने पढ़ रखे हैं कि 3 तरह के एरर्स होते हैं। एक होते हैं ह्यूमन एरर्स, सेकंड इज़ द सिस्टमैटिक एरर्स एंड थर्ड इज़ दी एक्सीडेंटल एरर्स। तो एक्सीडेंटल एरर्स को तो हम रिमूव कर नहीं सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक और ह्यूमन एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो उनके लिए अगर मैं करेक्शन लगा चुका हूँ तो जो क्वांटिटी हमको मिलती है दैट इज़ नोन एज दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। अब नाउ व्हाट इज़ ट्रू एरर? ट्रू एरर का मतलब है कि ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज ट्रू एरर। तो अब ट्रू वैल्यू नहीं पता मुझे, ट्रू वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते हैं कभी भी, तो इसलिए हम कभी भी ट्रू एरर भी नहीं निकाल सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू अगर मुझे नहीं पता है तो फिर मुझे एरर निकालने के लिए कोई तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो क्या रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा? तो दैट रेफरेंस पॉइंट इज़ नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो चूंकि मैं ट्रू वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ, इस वजह से आई टेक अनदर वैल्यू which has more chances of being true than any other value, that is known as most probable value। तो क्या डेफिनेशन है most probable value की? most probable value is that value which has more chances of being true than any other value। मतलब ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज़ नॉट द करेक्ट वैल्यू, पर मोस्ट प्रोबेबल आपके पास मान लीजिए 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 100 ऑब्जर्वेशंस में किसी एक ऑब्जर्वेशन के ट्रू वैल्यू के नियरर होने के चांस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जर्वेशंस। वो कैसे डिसाइड करेंगे वो भी आगे समझ में आएगा आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें ये समझना है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है उसके ट्रू वैल्यू के नज़दीक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू तो कभी निकाल नहीं सकते हैं, तो देयरफॉर वी ऑलवेज गो फॉर द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब निकालते कहते हैं वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू लेते हो तो हमें मिलता है ट्रू एरर। तो ट्रू वैल्यू नहीं पता इसलिए ट्रू एरर भी नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी के बीच में अगर हम डिफरेंस लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी दैट इज नोन एज residual error। तो this is known as residual error। तो what is the residual error? Residual error is the difference between most probable value and the observed quantity। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम most probable value कैलकुलेट करेंगे और फिर वहाँ से हम residual error कैलकुलेट करेंगे, और observed value तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो ये तो रीडिंग्स हमको मिलती हैं। So these are some important definitions।